चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। देखो, इस चैप्टर में आपने सबसे पहले समझा था कि इंटरनल ट्रेड किसे कहते हैं। इंटरनल ट्रेड मतलब कि भाई जो ट्रेडिंग विद इन कंट्री होती हो, देश के अंदर ही जो ट्रेडिंग चलती हो, तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जिसमें उसके अलग अलग टाइप्स हमने समझे थे, जैसे होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, और फिर रिटेल ट्रेड के अंदर के भी टाइप्स हमने देखे थे कि रिटेल ट्रेड के अंदर भी आता है मोबाइल शॉप, फिक्स शॉप या अदर मेथड ऑफ सेलिंग। देखा था ना ऐसा, कि जिसमें मोबाइल शॉप मतलब समझा था हमने कि भाई जो शॉप एक जगह पर फिक्स ना हो, जो एक जगह फिक्स ना हो तो उसे मोबाइल शॉप कहते हैं, चलती फिरती दुकान जैसे, बराबर ना। तो वो मोबाइल शॉप, उनके बारे में समझा था। एंड देन फिक्स शॉप में देख रहे थे कि जो फिक्स हो, एक जगह फिक्स हो, कि जिनमें बिग शॉप्स के अंदर, बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, इनके बारे में हमने समझा था ना। डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर के बारे में समझा था। आज उसके बाद थर्ड वाला देखें, जो है मेल ऑर्डर शॉप। आज का नया पॉइंट शुरू करें कि मेल ऑर्डर शॉप। तो मेल ऑर्डर शॉप किसे कहते हैं? नाम से पता चलता है ना कि भाई मेल मतलब कि भाई जो सेलिंग जो है वो मेल के थ्रू या कहो पोस्ट के थ्रू होती हो, तो उसे मेल ऑर्डर शॉप कहते हैं, बराबर। इस शॉप में एक्चुअली क्या किया जाता है कि जो भी पर्सन सेलिंग कर रहा हो ना, जो भी पर्सन सेलिंग कर रहा है, वो पर्सन जो है वो अपने कौन कौन से प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहा है, उसका एक कैटलॉग तैयार करता है। क्या तैयार करता है? कैटलॉग। कैटलॉग मतलब क्या? तो कैटलॉग मतलब समझो कि भाई जनरली एक तरह का मेनू आता है। आप लोग होटल में जाते हो तो होटल में मेनू देखते हो ना। मेनू में क्या होता है? तो होटल में कौन कौन सी चीज़ें बन रही है, उन सब के नेम लिखे हुए होते हैं, उसका प्राइस लिखा हुआ होता है, कुछ कुछ के फोटोज भी होते हैं उसमें, होता है ना। तो वैसे ही अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट के नेम, उसका प्राइस, उसकी जो है वो सब इंफॉर्मेशन, वो सब एक साथ लिखी जाती है, कुछ फोटोज वगैरह भी, तो उसे कहते हैं कैटलॉग। तो जो भी पर्सन ऐसी सेलिंग कर रहा है तो वो अपना एक कैटलॉग तैयार करता है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हो उसका समझो एक कैटलॉग तैयार करता है वो। और वो कैटलॉग पोस्ट के थ्रू अपने कस्टमर्स को, जनरली इसमें रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, न्यू कस्टमर्स भी आते हैं लेकिन कम, रेगुलर कस्टमर्स ज़्यादा। तो वो रेगुलर कस्टमर्स को जो है अपना वो कैटलॉग भेजता है। वो कस्टमर भी पोस्ट के थ्रू ही ऑर्डर देते हैं, पोस्ट के थ्रू ही पेमेंट भी करते हैं, और पोस्ट के थ्रू ही उन्हें इनका सामान भी पहुंचाया जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं मेल ऑर्डर शॉप। कि जनरली सपोज कि अगर मेरी दुकान है, मेरी मेल ऑर्डर शॉप है, तो मैंने एक कैटलॉग तैयार कर दिया कि भाई मैं जो है वो कौन कौन से सामान बेच रहा हूँ। कि जैसे सपोज अगर पेन बेच रहा हूँ, कपड़े बेच रहा हूँ, या कुछ भी बेच रहा हूँ, कि जो भी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ ना उसका एक कैटलॉग तैयार करूँगा। अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग वेराइटीज़ होगी। वो कैटलॉग तैयार करके, जैसे सपोज अगर आपको ख़रीदना है, वो आपको ख़रीदना है, तो पोस्ट में मैं आपको वो कैटलॉग भेजूंगा, मतलब मेनू पोस्ट के थ्रू आपको घर पे भेजूंगा, बराबर। आप अपने घर पे बैठे बैठे वो पूरा मेनू, वो पूरा कैटलॉग देखोगे। आपको पसंद आया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, भाई ये शर्ट खरीदने लायक है, इस कैटलॉग में दी गई है जो, तो नीचे जो है वो एड्रेस, इंफॉर्मेशन, प्राइस, वो सब दी गई होगी। अगर आपको वो शर्ट खरीदनी है तो नीचे जो एड्रेस दी गई है उस पोस्ट पे आप लोग ऑर्डर दोगे, बराबर ना। उस लेटर, उस एड्रेस पर आप लेटर भेजोगे, साथ में पैसे भेजोगे, ठीक है। इसमें हमेशा एडवांस पेमेंट होती है, इसमें हमेशा एडवांस पेमेंट होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। कि अगर आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है तो आप पहले ही जो है वो उसके पैसे भेज दोगे, वो ऑर्डर भेजोगे कि हाँ भाई मुझे शर्ट खरीदनी है, मुझे वो ऑर्डर मिल जाएगा, मुझे वो पैसे मिल जाएंगे यहाँ पोस्ट के थ्रू। तो मैं पोस्ट के थ्रू ही अपने घर से ही वो शर्ट वो आपके घर पे भेज दूंगा, बराबर। तो इसे मेल ऑर्डर शॉप कहते हैं, ठीक है ना। जनरली ऐसी शॉप में कौन कौन सी चीज़ें बिकती हैं जो वजन में हल्की हो, ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं, जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टाइम तक चलती हो, जो थोड़ी कॉस्टली भी हो भले, तो ऐसी चीज़ें जनरली मेल ऑर्डर शॉप में बिकती हैं। मेल ऑर्डर शॉप उनके लिए यूज़फुल है कि जो जनरली काफ़ी दूर रहते हैं, शहर से दूर रहते हो और शहर में आना जाना उनका रेगुलर ना होता हो, तो उनके लिए मेल ऑर्डर शॉप बहुत अच्छा है। मेल ऑर्डर शॉप चलाने वाले को भी एक फ़ायदा मिलता है कि इसमें कभी भी उसे बैड डेब नहीं होती। बैड डेब मतलब के क्या कहते हैं कि भाई नुकसान, के कोई पैसे खा जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि इसमें जो भी ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर का एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए जो शॉपकीपर हो, मतलब जो ये बिजनेस चलाता हो, उसे कभी भी नुकसान तो होगा ही नहीं, बराबर ना। अगर मैं ये शॉप चला रहा हूँ
तो मैं आपको जो है वो आपकी शर्ट तभी भेजूंगा जब आप मुझे उसके पूरे पैसे एडवांस में दोगे, बराबर ना। एडवांस पैसे मिल जाएंगे उसके बाद ही मैं आपको शर्ट भेजूंगा। तो इसलिए मेरे पैसे डूबने की तो चिंता ही नहीं है ना। ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नहीं मेल ऑर्डर शॉप का, बराबर। ये मेल ऑर्डर शॉप ठीक है कि आज के टाइम में बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि पोस्ट के थ्रू ऐसे मेनू वगैरह भेजना, ऐसे कैटलॉग एक दूसरे के घर पर भेजना वो बहुत कम है। आज के टाइम में यही जो है यही काम होता है। लेकिन अब कैसे पता है, मेल के थ्रू, प्रॉपर ईमेल के थ्रू। ईमेल, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सब में आपको फ़ोटोज़ आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं, बराबर ना। आपको व्हाट्सअप पे जो है वो फ़ोटोज़ भेजे जाते हैं, स्टेटस भेजे जाते हैं आप लोगों को। प्रेजेंट टाइम में ऐसा होता है ना कि उसमें जो है वो आपको व्हाट्सअप पे फ़ोटोज़ भेजे जाते हैं कि देखो ये सब प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप जो है वो उसके पैसे भिजवा देते हो, उसको जो है वो सामने से मैसेज भेज देते हो कि हाँ भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट वो आपके घर पे भिजवा देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का मेल ऑर्डर शॉप कहलाया ना, समझ आई बात। मेल ऑर्डर शॉप के बाद दूसरा आता है, वो आता है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजीज आज के टाइम का, प्रेजेंट टाइम का समझो कि बिजनेस का सबसे इजी और सबसे इफ़ेक्टिव वे अगर हो ना तो वो फ्रेंचाइजी है। सही बात है। आज के टाइम में जो है वो बिज़नेस का इजी वे है और इफ़ेक्टिव है कि हर कोई जो है वो ये फ्रेंचाइजी लेकर अपना अच्छा खासा जो है वो बिज़नेस जमा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं? फ्रेंचाइजी मतलब ये कहलाता है कि कोई अगर पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई बड़ी कंपनी हो जिसका ब्रांड चलता हो, जिसका नाम चलता हो, जिसका ट्रेडमार्क चलता हो, तो वो कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट किसी और को बेचने के राइट्स देती है, किसी और को बेचने के राइट्स देती है। तो इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी, बराबर। अपने प्रोडक्ट किसी और को बेचने के राइट्स देना तो उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब जस्ट एग्जांपल से समझते हैं इसमें, ठीक है। एग्जांपल से समझना, फिर इसमें दूसरी बातें भी समझा रहा हूँ कि जैसे सपोज मेरी अगर कोई चॉकलेट बनाने की कंपनी है, बराबर, बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ सूरत में चल रही है चॉकलेट बनाने की कंपनी, कि जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर टाइप के जो है वो चॉकलेट्स तैयार करता हूँ यहाँ पर, बराबर। अब सपोज कि मुझे जो है वो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं भाई, चॉकलेट यहीं तैयार होंगे सूरत में ही और कहीं पर भी नहीं, ठीक है। मेरी जो फैक्ट्री है वो यहीं पर ही तैयार होंगे। लेकिन अब ये जो है वो मुझे सूरत के हर एक एरिया में मेरी चॉकलेट की एक दुकान होनी चाहिए। और सपोज़ कि अगर मुझे जो है वो सूरत के बाहर अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, भाई मुझे यहाँ पर भी अपने चॉकलेट्स की दुकान रखनी है, बराबर, कि भाई फैक्ट्री एक ही जगह, चॉकलेट बनेंगे यहीं पर ही, लेकिन अब मुझे बेचने हर जगह पर हैं। तो मैं क्या करूँगा कि किसी और को मेरी फ्रेंचाइजी दे दूँगा। फ्रेंचाइजी का मतलब ये कि अगर कोई सामने वाला पर्सन आएगा मेरे पास तो मैं उसे कहूँगा ये कि देखो भाई, दुकान तुम अपनी खोलो, बराबर, उसमें पैसे मैं नहीं दूंगा, दुकान अपनी खोलो, नाम अपना रखो, लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट होंगे ना वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे बिकेंगे और किसी के भी नहीं बिकेंगे, बराबर ना। वहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बेचे जाएंगे और कोई भी तरह के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे नहीं। ऐसा एग्रीमेंट बनाकर, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर, ऐसी शर्त रखकर मैं सामने वाले को बेचने के लिए कहूँगा। तो ये एक तरह की फ्रेंचाइजी हुई। चॉकलेट बनाने की मेरी कंपनी है, चॉकलेट मैं बना रहा हूँ, लेकिन वो बेचने के राइट्स मैं सामने वाले को दूंगा, इस शर्त के साथ, इस शर्त के साथ कि देखो तुम्हारी पूरी शॉप में जैसे मैं बोलूँगा ना वैसे ही तुम्हें सेलिंग करनी है, अपने हिसाब से सेलिंग नहीं करनी। जो प्रोडक्ट मैं बोलूँ वही प्रोडक्ट तुम्हें बेचने हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट बेचने नहीं हैं। तो इसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, बराबर, कि जिसमें बिजनेस तो चलता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब इसमें जैसे मैं अगर सामने वाले को वो चॉकलेट्स दे रहा हूँ कि ठीक है तुम अपनी शॉप पर बेचो, उसमें प्रॉफिट पूरा उसका, शॉप का रेंट पूरा उसका, अगर लॉस हो तो भी उसका, बराबर। सिर्फ अगर प्रॉफिट हो ना तो उस प्रॉफिट में से थोड़ी सी कमीशन, या जिसे रॉयल्टी कहते हैं, थोड़ी सी रॉयल्टी या थोड़ी सी कमीशन वो मुझे मिल सकेगी। बाकी सब जो है वो उसका, ठीक है। इसे पर्टिकुलर एक फ्रेंचाइजी कहते हैं। जैसे दूसरे एक एग्जांपल बताऊं, अब आपके आसपास जो ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे आप लोग कोई खाने पीने की होटल्स में जाते हो ना, बराबर, जिसमें कोई पर्टिकुलर होटल्स आप लोगों ने देखी होगी, जैसे मैकडोनल्ड है,
KFC है या दूसरे कोई भी ऐसे, चलो देखो ना, कोई भी जो है वो ऐसी होटल्स हो। अगर आप सपोज मैकडोनल्ड में जाते हो तो आपने मैकडोनल्ड की जितनी भी दुकान देखी हो, जितनी भी रेस्टोरेंट देखी हो, देखा ऑलमोस्ट उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। बाहर वो सेम जो है वो रेड कलर का एम लिखा हुआ होता है, रेड एंड येलो कलर का। अंदर का स्ट्रक्चर भी देखो तो अंदर की डिज़ाइंस, कलर वगैरह सब सेम होता है। प्रोडक्ट भी हर जगह पर ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हर एक जगह पर उन्होंने अपनी अपनी फ्रेंचाइजी देकर रखी है कि अगर जो है वो मुझे मुझे अपने एरिया में, आप सपोज मुझे जो है वो अपने एरिया में एक मैकडोनल्ड की दुकान खोलनी है, तो मैं अपनी इच्छा से नाम मैकडोनल्ड नहीं रख सकता। मुझे उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी होगी कि जिसमें जो मेन कंपनी होती है ना वो पेरेंट कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरेंट कंपनी। ठीक है, हाँ, वो पेरेंट्स हुए कि वो पेरेंट कंपनी कहलाई। भाई मुझे मैकडोनल्ड से परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं जो है वो आपके चीज़ें यहाँ पर बेच सकता हूँ, बराबर। तो जिसमें मैकडोनल्ड मेरे सामने कुछ शर्तें रखेगा कि जैसे अगर मुझे जो है वो ये बिज़नेस शुरू करना है ना, तो दुकान मेरी होगी। भाई मुझे अपने खर्चे पर जो है वो पूरी दुकान तैयार करनी होगी, लेकिन दुकान में सामान कैसा होगा, कलर कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? तो ये सब वो मैकडोनल्ड कंपनी वाले ही डिसाइड करेंगे। ये उनकी शर्तें, बराबर। वही डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई, आप जो है वो अपने यहाँ पर ठीक है कि ये मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, सामान बेच सकते हो, लेकिन जो हम बोले वही सामान बेच सकते हो, दूसरे नहीं। उनमें यहाँ तक की शर्तें होती हैं, जैसे कि जस्ट मैकडोनल्ड की बात बता रहा हूँ कि उसमें यहाँ तक की शर्तें होती हैं कि उसमें जो सब्जियाँ यूज़ होगी वो भी हमारे कहने पर, जैसे हम बोले वैसे ही। उनमें जो ब्रेड, जो खाने की चीज़ें या एटसेट्रा जो भी चीज़ें यूज़ होगी वो भी जो सब हम बोलें वैसे ही। जो आप चीज़ें तैयार करोगे वो भी हम बोलेंगे वैसी ही। कहते हैं ना, उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो है वो जो भी मटेरियल यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें मेन जो पेरेंट कंपनी होती है उनकी शर्तों के हिसाब से ही तैयार होती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब जनरली मैं भी जो है वो एक छोटी सी दुकान लेकर और उसमें जो है वो बर्गर, खुद अपने घर पर जो है वो बर्गर बनाकर बेच सकता था कि नहीं? बेच सकता हूँ ना। उसमें मैं अपनी दुकान का नाम रखूँगा, कुछ भी जो मेरी इच्छा हो मैं अपनी दुकान का नाम रख सकता हूँ। तो ये भाई मेरी दुकान हुई, ठीक है ना? कि हाँ भाई, इसमें किसी की शर्तों के हिसाब से नहीं चलना है। लेकिन अगर मुझे मैकडोनल्ड के ही बर्गर यहाँ पर बेचने हैं तो मुझे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, बराबर ना? मतलब अब उसके उसकी शर्तों के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा कि भाई वो जैसे बोले वैसे ही प्रोडक्ट हमें बेचने हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर जो है वो शॉप पे कलर करना है, वैसे ही बोर्ड लगाने हैं, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट करनी है, जैसे वो बोले वैसे। सिर्फ जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा, बराबर ना? प्रॉफिट हमारा। उसमें सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं कि भाई कुछ हिस्सा, कुछ रॉयल्टी या कहो कुछ कमीशन, वो मेन कंपनी को देनी पड़ती है और कुछ भी नहीं। फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि उसमें ना एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां वगैरह होती है तो वो ऑलरेडी जो है वो एडवर्टाइज्ड होती है, मतलब कि भाई उनकी एडवर्टाइजमेंट पहले ही बहुत सारी हो चुकी होती है। तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इसके ऊपर करना पड़ता नहीं है, बराबर ना? ये इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। सही बात कि नहीं? अब देखो, जैसे कि भाई मैं जो है वही एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि अगर मैं अपनी जो है वो छोटी सी दुकान शुरू करके और उसमें जो है वो अपने घर पे बनाए हुए जैसे बर्गर्स वैसे मैं वहाँ बेच रहा हूँ अपना नाम लेकर, तो शायद कस्टमर जो है वो मेरे पास नहीं आएंगे। क्योंकि भाई ये नया नया है, पता नहीं कैसे बनाएगा, क्या करेगा, ठीक है ना? लोग मेरे पास कम आएंगे। लेकिन अगर वैसे ही मैंने जो है वो ये मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेके रखी हो यहाँ पर और फिर जो है मैं बर्गर बेच रहा हूँ, तो मैकडोनल्ड का नाम सुनकर ही लोग पहले मेरे पास आ जाएंगे कि नहीं? कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। हुँ? मुझे अपनी क्वालिटी क्या चेक करवानी पड़ेगी कि भाई जो है वो ये मैकडोनल्ड का सामान अच्छा है या नहीं? नहीं, मैकडोनल्ड का नाम सुनकर भले नई दुकान हो ना तो भी लोग वहाँ पर चले जाएंगे कि नहीं नहीं, ये तो मैकडोनल्ड का है, मतलब अच्छा ही होगा। क्यों पता है? क्योंकि अंदर के सब सामान, अंदर के मटेरियल्स, अंदर की क्वालिटी सब जगह पर सेम ही होती है। तो इसलिए फ्रेंचाइजी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है ना इसमें, बराबर ना? समझ आ रहा है ना फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं? अब जैसे फ्रेंचाइजी सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज़ों की होती है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों के लिए खास ऐसे जो कैफ़े वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी खास होती है।
इनके अलावा कितने सारे जो है वो क्या कहते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, कितने सारे जो है वो एजुकेशन क्लासेस होते हैं, तो उनकी भी अलग अलग फ्रेंचाइजीज होती हैं। कितनी सारी मोबाइल की दुकान होती हैं, है ना, मोबाइल की शॉप जो होती हैं, तो उनकी भी अलग अलग फ्रेंचाइजीज होती हैं, बराबर। जैसे अगर सैमसंग कंपनी की कोई फ्रेंचाइजी हो तो वहाँ पर उनको शर्त दी जाती है कि देखो अंदर का जो पूरा डेकोरेशन वगैरह करना होगा वो भी हमारे हिसाब से करना, और सिर्फ मोबाइल सैमसंग के ही बेचना और कोई नहीं। आप कितनी सारी ऐसी शॉप पे गए होंगे कि जहाँ पर पूरी दुकान में या तो सब सैमसंग के मोबाइल्स होंगे, या तो सब के सब जो है वो सपोज़ एप्पल के मोबाइल्स होंगे, या सब के सब सपोज़ वीवो ओप्पो के कोई एक ही कंपनी के होंगे। अगर कोई एक ही कंपनी के मोबाइल्स हैं ना, तो मतलब समझो वो उसकी फ्रेंचाइजी है, बराबर। उसने फ्रेंचाइजी लेके रखी है कि भाई पेरेंट कंपनी से, मतलब जो मेन समझो सैमसंग की कंपनी है, उससे उन्होंने परमिशन लेके रखी है कि सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के ही मोबाइल बेचेंगे और कोई भी नहीं। बाकी जनरल शॉप तो होती है, उस जनरल शॉप में अगर आप जाओगे मोबाइल की शॉप पर, तो वहाँ पर तो कोई भी मोबाइल्स ले सकते हो कि नहीं। कोई एक ही कंपनी के मोबाइल होते हैं वहाँ पर, नहीं ना। जहाँ पर कोई एक ही पर्टिकुलर कंपनी के मोबाइल हो ना, मतलब समझो वो रियल कंपनी की फ्रेंचाइजी है, कि वो प्लेस कंपनी के रूल्स के हिसाब से चल रही है, ऐसा हो गया उसमें। समझ आई बात? अब थोड़ा क्लियर हो रहा है कि फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं, बराबर ना। अब फ्रेंचाइजी के बाद दूसरा आता है, वो आता है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट ये भी एक तरह का जो है वो रिटेल मार्केट है, ठीक है, यहाँ कहो रिटेल शॉप है, उसमें रिटेल सेलिंग होती है इसमें। और सुपर मार्केट भी डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह एकदम लार्ज स्केल पर सेलिंग करते हैं। यहाँ पर भी लार्ज स्केल पर जो है वो सेलिंग की जाती है। सुपरमार्केट क्या कहलाता है कि जहाँ पर जो है वो आपके लिए ज़रूरी जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी ज़रूरी प्रोडक्ट, भले वो डेली नीड के प्रोडक्ट हो या कोई भले लग्जरियस चीज़ें हैं, बराबर। तो वो जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए ना, वो सभी प्रोडक्ट एक ही प्लेस पर और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं, बराबर ना। कि रीजनेबल प्राइस में वहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो एक तरह के सुपर मार्केट कहलाते हैं, बराबर। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सुपरमार्केट के जो ऑनर हो वो क्या करते हैं, तो वो जनरली जो भी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज हो या जो भी बड़े प्रोड्यूसर्स हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, उनसे सभी प्रोडक्ट बल्क में लार्ज क्वांटिटी में खरीद कर लाते हैं। लार्ज क्वांटिटी में खरीदने पर उन्हें भी वो सस्ते में मिलता है, और जिसकी वजह से वो हमें भी जो है वो सस्ते में बेचते हैं, बराबर। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, सुपर मार्केट कहते हैं। कि जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, तो वो होता है जैसे रिलायंस सुपर मार्केट, ये नाम आपने सुना होगा। बाकी ऑलमोस्ट बड़ी सिटीज़ में हर जगह पर ऐसे सुपर मार्केट बने हुए होते हैं, होता है ना। आपके आसपास शायद देखा होगा आपने कि जैसे जो है वो रिलायंस सुपर मार्केट है, कोई धीरज सन्स सुपर मार्केट है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि एक ही प्लेस पर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, वो एक तरह के सुपर मार्केट कहलाए। डिपार्टमेंटल स्टोर भी ऐसा ही होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें ना, तो दोनों में जो है वो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि भाई जनरली हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, बराबर ना। जबकि सुपरमार्केट में कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता, वहाँ पर सभी चीज़ें एक साथ जो है वो रखी जाती हैं। आपको जो भी चीज़ें खरीदनी हो वहाँ पर जो है वो मिल सकती है, और जनरली रीजनेबल प्राइस में, थोड़े लो प्राइस में मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसमें, बराबर। इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी, क्या कह सकते हैं कि भाई बड़े वे में किया जाता है, काफ़ी बड़ी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसलिए तो इसे नाम दिया जाता है ना सुपर मार्केट, बराबर के नहीं। सुपर मार्केट के बाद दूसरा आता है, वो आता है शॉपिंग मॉल, ठीक है। फिक्स शॉप में आखिरी आता है वो शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल वो आज के मॉडर्न टाइम का जो है वो समझो मार्केट सिस्टम है। आज के मॉडर्न टाइम का ये सिस्टम है शॉपिंग मॉल। आज के हर जगह पर आपने देखा होगा ना, मॉल कल्चर चल रहा है, मॉल कल्चर। जहाँ देखो वहाँ अलग अलग तरह के मॉल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शॉपिंग मॉल के बारे में अब हम लोग समझे कि शॉपिंग मॉल क्या होता है एक्चुअली। तो वहाँ पर जो है वो सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, फ्रेंचाइजीज, मेल ऑर्डर, जो भी आपने आगे नाम पढ़े ना, उन सबसे कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा होता है। कंस्ट्रक्शन की नज़र में ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वो जनरली समझो छोटी छोटी दुकानें ही बनी हुई होती हैं, है ना। छोटी बड़ी सब तरह की दुकानें बनी हुई होती हैं, कि जो या तो एक ही पर्सन चलाता है या तो अलग अलग पर्सन कर चलाते हैं उसे,
बराबर, कि जहाँ पर छोटे से लेकर बड़ी चीज़ तक जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना, वो सब चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें भी सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ही, लेकिन शॉपिंग मॉल में हर जगह पर जो है वो सपोज़ छोटी छोटी दुकानों की तरह बने हुए होते हैं। होती सब चीज़ें हैं, लेकिन छोटे छोटे दुकानों की तरह बने हुए होते हैं। आप जैसे जस्ट एग्जांपल आप समझो कि आप जैसे जिस जो भी एरिया में रहते हो ना, आपके एरिया के आसपास जो है वो छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें होगी, होगी ना। कि सपोज़ आपके एरिया में जो है वो 10 दुकानें ऐसी हैं कि जिनमें एक जगह पर जो है वो कुछ खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, एक जगह पर कपड़े बिक रहे हैं, एक जगह पर थोड़ी लग्जरियस चीज़ें बिक रही हैं, कि जैसे शोपीस वगैरह या गिफ्ट आर्टिकल्स या वैसी चीज़ें। बराबर, तो ऐसी 10 दुकानें हैं आपके एरिया में। अब समझो आप कोई मॉल में जाते हो, तो मॉल के अंदर भी वैसी ही 10 दुकानें हैं, है कि नहीं? लेकिन वो सभी दुकानें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपके एरिया में वही 10 दुकानें थोड़ी थोड़ी दूरी पर होगी, कि एक यहाँ पर है, एक थोड़ी दूर, एक थोड़ी वहाँ पर। शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, हर कोई गए होगे ना ऐसे मॉल्स में, तो मॉल्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी और कुछ नहीं, छोटी छोटी दुकानें ही होती हैं। दुकानें ही होती हैं ना वहाँ पर, कि जहाँ पर जो है वो हर एक दुकान में अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ मिल जाएगी, कोई गिफ्ट की चीज़ें चाहिए, गिफ्ट आर्टिकल्स की चीज़ें वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, कपड़े चाहिए तो खासकर कपड़े भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बराबर ना, वहाँ पर ऑलमोस्ट लग्जरियस चीज़ें होती है कि नहीं? तो जनरली वहाँ पर जो है वो शॉपिंग मॉल में ये सभी चीज़ें एक साथ ऐसे रखी जाती है ना कि लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट हो वहाँ पर। बराबर, यहाँ जनरली आप आपके एरिया के आसपास में अगर कोई दुकान पे जाते हो, तो वहाँ पर इतना जो है वो सजा धजा कर नहीं रखते। जबकि शॉपिंग मॉल में जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो उसे इतना सजा धजा कर रखा जाता है ना कि भाई लोग ज़्यादातर वहाँ अट्रैक्ट हो जाए और वो चीज़ें खरीदें। बराबर, ये उनकी सेलिंग की एक तरह की टेक्निक है, समझो, है कि नहीं? वहाँ कस्टमर को सबसे बड़ा ये फ़ायदा मिलता है कि कस्टमर को हद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सिलेक्शन की, कि वो हर तरह के प्रोडक्ट वहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। सही बात है ना, एक तरह के नहीं, हर तरह के प्रोडक्ट वहाँ उसे मिल जाते हैं और वो सिलेक्ट कर सकता है कि नहीं? कि जहाँ पर अगर उसे कपड़े खरीदने हैं तो बहुत सारी वैरायटीज़ के कपड़े मिल जाएंगे। जनरली आपके आसपास कोई कपड़ों की दुकान हो, वहाँ पे इतनी वैरायटीज़ नहीं मिलेगी जितनी वैरायटीज़ वहाँ मिल जाएगी। खाने पीने में भी देखो, तो खाने पीने में भी आप जनरली आसपास के कोई छोटे रेस्टोरेंट में जाते हो, उससे अच्छा अगर आप कोई मॉल के जो है वो कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, तो खाने पीने में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। बराबर, शॉपिंग मॉल में जनरली प्रोडक्ट वही होते हैं जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हो, लेकिन वो लग्जरियस वे में दिए जाते हैं, है कि नहीं? लग्जरियस वे में दिए जाते हैं ना। अगर आपको एक छोटी सी शर्ट ही खरीदनी है, तो आपके घर के पास में भी कोई कपड़े की दुकान होगी, वहाँ पे अगर आप 200 रुपये में वो शर्ट खरीद लोगे, 200-300 रुपये में शर्ट खरीद लोगे, है कि नहीं? लेकिन वही चीज़, सेम चीज़ है, अगर आपको शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, तो शॉपिंग मॉल में वही चीज़ें जो है वो आपको 200-300 की जगह 1000, 1200, 1300 में मिलेगी, है ना? वही शर्ट मिलेगी। सही बात है कि नहीं? तो वहाँ पर शॉपिंग मॉल में होती समझो सब कॉमन चीज़ें ही हैं, लेकिन उसे लग्जरियस वे में बेचा जाता है। ठीक है, और सब तरह की दुकानें, सब तरह की शॉप एक साथ एक जगह पर जो है वो तैयार की जाती है, तो वो शॉपिंग मॉल समझो कहलाए। और आज के मॉडर्न टाइमिंग में तो शॉपिंग मॉल को और भी ज़्यादा हमेशा अपडेट किया जाता है, कि जहाँ पर ये होटल्स वगैरह जो है वो शॉपिंग मॉल के अंदर होती है, रेस्टोरेंट वगैरह होते ही है वहाँ पर। इसके अलावा चिल्ड्रंस के जो है वो प्ले एरियाज़ भी होते हैं। आप लोग मॉल में गए होंगे, उसमें देखा ही होगा ना, बच्चों के लिए अलग से एक प्ले एरिया बनाते हैं कि भाई बच्चे वहाँ पे खेल सकें। वाईफाई सिस्टम वहाँ पर फ्री में दिया जाता है। यहाँ तक कि अब तो थिएटर भी होते हैं वहाँ पर। शॉपिंग मॉल के अंदर ही थिएटर्स भी होते हैं ना, कि अगर किसी को मूवी वगैरह देखनी है तो वहाँ पे मूवी भी देख सकता है, शॉपिंग भी कर सकता है। मतलब आज के टाइम में शॉपिंग मॉल वो क्या हो गया पता है, बस एक कंप्लीट जो है वो घूमने का एक पैकेज बन चुका है। आपको मूवी देखनी है तो वहाँ पे जाके मूवी देख सकते हो आप लोग। वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग भी वहीं हो जाएगी, खाना पीना है वो भी वहीं हो जाएगा, बच्चों को खिलाना है वो भी वहीं हो जाएगा। तो सब चीज़ें एक ही जगह पर जो है वो कवर कर ली जाती है, तो वो शॉपिंग मॉल समझो। रिटेल शॉप में सेलिंग का सबसे बड़ा जो है वो पार्ट है, वो ये शॉपिंग मॉल कहलाता है। सही बात कि नहीं? समझ आई ना बात? ओके। तो देखो, आज जैसे हमने ये फिक्स शॉप के बारे में समझा ना,
अब जो दूसरे शॉप्स हैं, दूसरे रिटेल सेलिंग के बारे में हैं, उसके बारे में अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।